Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any. आज हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की मृदा है उसके तीसरे टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान की मृदा को कृषि की उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आज हम जो तीसरा भाग है वो पढ़ेंगे कि जो राजस्थान की मृदा है उसको निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उसके आधार पर जो राजस्थान की मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान की मृदा को निर्माण के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है निर्माण के आधार पर? 8 भागों में राजस्थान की मृदा को। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि जो वो 8 प्रकार है वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो निर्माण के आधार पर निर्माण के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम जानेंगे वो 8 प्रकार। तो उसमें हम सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों जलोढ़ मृदा की। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, जिसके 2 उपनाम हैं, दोमट मृदा या कांप मृदा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है इस मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है उसका निर्माण होता है कि जो नदियों के अवसाद होते हैं उनके द्वारा जो अवसाद का जमाव होता है उसी के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। कैसे होता है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। ठीक है, तो नदियां अपने साथ में अवसाद बहाकर लाती है, उनका जहां पर जमाव होता है वही मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो जलोढ़ मृदा है उसका विस्तार क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा का विस्तार क्षेत्र। विस्तार तो दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है इसका विस्तार क्षेत्र है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं दोस्तों घग्गर का मैदान जो हमारे राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं एक आता है दोस्तों छप्पन का मैदान। तो दोस्तों जो छप्पन का मैदान है वो पड़ता है राजस्थान के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 3 नंबर का आता है कांडल मैदान जो पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़ में। उसके बाद में हम बात करते हैं रोही का मैदान जो पड़ता है दोस्तों जयपुर और भरतपुर में। तो ये दोस्तों है जलोढ़ मृदा के उपनाम दोमट मृदा, कांप मृदा, निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से, और विस्तार क्षेत्र पूर्वी मैदानी क्षेत्र में घग्गर का मैदान जो पड़ता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, छप्पन का मैदान जो पड़ता है प्रतापगढ़ और
बांसवाड़ा में, कांडल का मैदान जो पड़ता है प्रतापगढ़ में, और रोही का मैदान जो पड़ता है जयपुर और भरतपुर में। नोट कर लीजिए दोस्तों इसे। तो दोस्तों अब देखिए कि जो जलोढ़ मृदा है इसका वर्गीकरण। जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण। तो दोस्तों जो जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, बावर, तराई, खादर और बांगर। तो हम उनके बारे में जानेंगे कि उन चारों में क्या क्या होता है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आते हैं बावर। इसमें आती है दोस्तों कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा। यहां पर आती है दोस्तों तराई। इसमें होती है दोस्तों दलदली मृदा, दलदली जलोढ़ मृदा। अब दोस्तों यहां पर आता है बांगर। बांगर तो दोस्तों जो बांगर है उसमें होती है प्राचीन जलोढ़ मृदा, प्राचीन जलोढ़ मृदा। और यहां पे अंतिम में आता है दोस्तों खादर, जिसमें होती है नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। तो देखिए दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से। बावर जिसमें आती है कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा, दूसरा है तराई, यहाँ पे होती है दलदली जलोढ़ मृदा, उसके बाद बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा, और खादर नवीन जलोढ़ मृदा। नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम 2 नंबर मृदा की बात करते हैं जो आती है काली मृदा। काली मृदा। तो दोस्तों जो काली मृदा है उसके 2 उपनाम हैं, कपास मृदा और रेगूर मृदा, रेगूर मृदा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो काली मृदा है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हमने जाना था जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण। तो जो काली मृदा है उसका निर्माण होता है जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा होता है उस लावे के विखंडन के द्वारा ही काली मृदा का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा होता है उसके विखंडन के द्वारा काली मृदा का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लावा के विखंडन से, ठीक है दोस्तों। तो ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित लावा होता है उसके विखंडन से क्या होता है, काली मृदा का निर्माण। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो काली मृदा है उसका विस्तार क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों विस्तार, तो दोस्तों जो काली मृदा है उसका विस्तार है हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, बाकी आपको एक बार और बता दूं, कोटा, बूंदी,
12 झालावाड़। तो देखिए दोस्तों, जो काली मृदा है उसका विस्तार है हाड़ौती प्रदेश में, जिसके अंदर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो काली मृदा है इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, तो दोस्तों जो काली मृदा है इसकी प्रमुख रूप से विशेषताएं हैं लोहा एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता। तो दोस्तों जो काली मृदा है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब है कि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों इसकी दूसरी सेकंड विशेषता है ये सर्वाधिक जल धारण तो दोस्तों जो काली मृदा है इसकी सर्वाधिक जल धारण क्षमता है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता है। और दोस्तों इसकी एक प्रमुख मुख्य बात, इसके अंदर हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वयं द्वारा ही जोती जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जो काली मृदा है इसके उपनाम कपास मृदा या रेगूर मृदा, निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित लावे के विखंडन से, और इसका विस्तार क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और दोस्तों इसकी विशेषता है वो उसमें लोहा और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता है, और इसमें दोस्तों हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयं द्वारा ही जुताई की जा सकती है, हाथों के द्वारा ही, हल की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 नंबर मृदा की। तो देखिए दोस्तों जो 3 नंबर की मृदा है वो है रेतीली मृदा। रेतीली मृदा जिसका उपनाम है बालू मृदा, बालू मृदा या आप रेत भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो रेतीली मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है। तो काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी के लावा के विखंडन से, और जलोढ़ मृदा का नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से। अब देखिए रेतीली मृदा का निर्माण, तो दोस्तों रेतीली मृदा है इसका निर्माण होता है जो टेथिस सागर है उसके जो अवशेष है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके कारण निर्माण होता है, टेथिस सागर के अवशेष के द्वारा। टेथिस सागर के अवशेष द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो रेतीली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, टेथिस सागर के अवशेष से। अब हम बात करते हैं कि जो रेतीली मृदा है इसका विस्तार क्षेत्र। तो देखिए इसका विस्तार क्षेत्र, तो दोस्तों जो रेतीली मृदा है इसका विस्तार है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो रेतीली मृदा है इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, तो दोस्तों जो राजस्थान में रेतीली मृदा ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है।
तो दोस्तों जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक पाई जाती है रेतीली मृदा, और जो भारत है दोस्तों उसमें पाई जाती है जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा। और अगर कोई पूछ ले कि भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है सर्वाधिक, तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। अपने को कहीं पे भी अड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसकी एक विशेषता होगी कि राजस्थान में सर्वाधिक, उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ये इसकी जो जल धारण क्षमता है वो न्यूनतम है। न्यूनतम जल धारण क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो रेतीली मृदा का उपनाम बालू मृदा या रेत, निर्माण तहसील सागर के अवशेष द्वारा, और विस्तार इसका पश्चिमी राजस्थान में विशेषता है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, और भारत में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को घोट के पी लीजिए कि आपको कहीं पे भी अड़ने की जरूरत ना हो। अगर कोई पूछे राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? रेतीली मृदा। अगर आपको पूछ रहे भारत में, तो भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी क्या है? न्यूनतम या बहुत ही कम है। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 नंबर मृदा की। चार नंबर पे हम दोस्तों बात करते हैं क्षारीय मृदा की। क्षारीय मृदा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता होगा क्षारीय, तो इसके उपनाम होंगे लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, ठीक है, और रेय मृदा। लवणीय मृदा या रेय मृदा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके निर्माण की। जो क्षारीय मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों जो मृदा है उसमें जो लवणीय कण होते हैं उनकी अधिकता पाने से इसका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए निर्माण कैसे होगा? मृदा में लवणीय पदार्थों की अधिकता होने से। ठीक है दोस्तों, तो क्षारीय मृदा का निर्माण कैसे होगा कि जो मृदा है उसमें लवणीय पदार्थों की अधिकता होने से किसका निर्माण होगा? क्षारीय मृदा का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो क्षारीय मृदा है इसका निर्माण कहाँ कहाँ है। तो देखिए दोस्तों विस्तार देखिए दोस्तों क्षारीय मृदा का। तो दोस्तों जो विस्तार है क्षारीय मृदा का विस्तार होगा खारे पानी की झीलों के आसपास। खारे पानी की झीलों के आसपास। कौन जो खारे पानी की झीलों के आसपास का इलाका है उसी की मृदा में लवणीय पदार्थ अधिक पाए जाएंगे, और वहीं पे क्षारीय मृदा का निर्माण होगा, और वहीं पे क्षारीय मृदा पाई जाएगी। खारे पानी की झीलें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागौर, पचपदरा, बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर कई क्षेत्रों में पाई जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं, तो दोस्तों इसकी एक विशेषता है कि यह सर्वाधिक अनुपजाऊ भूमि है। सर्वाधिक उपजाऊ। जो दोस्तों क्षारीय मृदा है इस भूमि में किसी भी प्रकार की हम खेती या फसल या कुछ भी नहीं कर सकते। यह एक प्रकार से अनुपजाऊ भूमि होती है। इसका उपयोग करना बहुत ही कठिन और दुर्लभ है, ना के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब देखिए हम बात करते हैं कि 5 नंबर की मृदा।
तो दोस्तों जो 5 नंबर की मृदा है वो है लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा है? लेटराइट मृदा। इसका कोई भी उपनाम नहीं है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका निर्माण। तो दोस्तों जो इसका निर्माण है, क्षारीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? खारे पानी मृदा में लवणीय पदार्थों की अधिकता पाए जाने से। और अब हम बात करेंगे लेटराइट मृदा का निर्माण। लेटराइट मृदा का निर्माण होता है कि जो जलवायु है उसमें उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक परिवर्तन के कारण ही इसका निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, निर्माण जो निर्माण है दोस्तों वो होता है उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक परिवर्तन के कारण। तो दोस्तों जो जलवायु उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं उसमें आकस्मिक परिवर्तन के कारण किसका निर्माण होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके विस्तार क्षेत्र की। तो देखिए इसका विस्तार है। तो दोस्तों जो लेटराइट मृदा है इसका विस्तार क्षेत्र राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं। ये पाई जाती है दोस्तों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो लेटराइट मृदा है इसकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं वो कुछ फसलों के बारे में, कुछ फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मृदा पाई जाती है। वो फसलें हैं दोस्तों नारियल, नारियल, चाय, कहवा और काजू। नारियल, चाय, कहवा और काजू के लिए लेटराइट मृदा बहुत ही ज्यादा उपयोगी मृदा बताई जाती है या होती है दोस्तों। और जो इसका विस्तार क्षेत्र वो राजस्थान में न होकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में आकस्मिक परिवर्तन के कारण क्या होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6 नंबर की मृदा। तो देखिए दोस्तों जो 6 नंबर की मृदा है वो है लाल मृदा। लाल मृदा, या इस मृदा को हम कह सकते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। तो दोस्तों जो लाल मृदा है जिसका उपनाम पर्वतीय मृदा है, तो कुछ कुछ हमें यहीं से इसके उपनाम से हमारे मन में आ रहा होगा कि पर्वतीय मृदा है तो किससे रिलेटिव होगी? पर्वत से। और लाल कलर के पर्वत होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ। तो देखिए दोस्तों इसका विस्तार, इसका निर्माण। तो दोस्तों जो इसका निर्माण है वो नाम से पता चल रहा है कि जो पर्वत हैं उनके अपक्षरण से ही इसका निर्माण होता है। जो पर्वतों की चट्टानों के पर्वतों के अपक्षरण से। और दोस्तों जो अपक्षरण है इसका मतलब होता है टूटने से, टूटने से। ठीक है दोस्तों, तो लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है? पर्वतों के अपक्षरण या टूटने से। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लाल मृदा है इसका विस्तार क्षेत्र। तो पर्वत आ गए तो इसका विस्तार भी कहां पे होगा दोस्तों? पर्वत में ही। तो दोस्तों देखिए इसका विस्तार क्षेत्र है वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला में इसका विस्तार क्षेत्र है। अब दोस्तों हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। विशेष
ताय। तो देखिए दोस्तों, जो लाल मृदा है, इसका जो लाल रंग है उसके होने का मुख्य कारण है इसके अंदर लोहा, लाल रंग का मुख्य कारण है लोहा ऑक्साइड की प्रधानता। तो दोस्तों, इसमें जो लोहा और ऑक्साइड है उसकी प्रधानता पाई जाती है, उसी से इसके लाल रंग होने का प्रमुख कारण है। उसके बाद में दोस्तों हम सेकंड नंबर की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो नाइट्रोजन है वो भी अधिक है। और दोस्तों, जो लाल मृदा है ये मक्का की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। मक्का के लिए उपयोगी, नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7 नंबर की मृदा। 7 नंबर पे आती है दोस्तों लाल व पीली मृदा। लाल पीली मृदा, जिसका उपनाम से हम जानते हैं भूरी मृदा। भूरी मृदा। तो दोस्तों, जो लाल और पीली मृदा है इसका जो निर्माण है वो होता है दोस्तों जो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती है उनके अपक्षरण से। ठीक है दोस्तों, देखिए निर्माण कैसे होता है। ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपक्षरण से। अपक्षरण का मतलब आप जानते हैं, अभी बताया था आपको, क्या होता है, टूटने से। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण लाल पीली मृदा का ग्रेनाइट व नीस की जो चट्टानें होती है उनके अपक्षरण के द्वारा लाल व पीली मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, जो इसका विस्तार क्षेत्र है, विस्तार, तो दोस्तों जो लाल व पीली मृदा का विस्तार है वो है बनास बेसिन के आसपास के एरिया का में ही लाल व पीली मृदा का विस्तार है। इसमें देखते हैं हम कौन कौन से राजस्थान के जिले आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व सवाई माधोपुर। विस्तार है वो बनास बेसिन के अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो लाल व पीली मृदा है इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विशेषताएं, तो दोस्तों जो लाल व पीली मृदा है ये उपयोगी है मोटे अनाज वाली फसलों के लिए। मोटे अनाज की फसलों के लिए उपयोगी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी विशेषताएं क्या है, लाल व पीली मृदा की मोटे अनाज की जो फसलें हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और इसमें जो मुख्यतः है वो है दोस्तों, मुख्य रूप से जो फसल है, मुख्य रूप से वो है दोस्तों ज्वार। ये ज्वार के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। कौन सी मृदा, लाल व पीली मृदा, जिसका उपनाम भूरी मृदा। निर्माण ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों के अपक्षरण से या टूटने से। विस्तार बनास बेसिन के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। इसकी विशेषता है मोटे अनाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और मुख्य रूप से फसल है ज्वार के लिए। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 8 नंबर की मृदा। तो दोस्तों जो 8 नंबर की मृदा है वो है पीट मृदा। ठीक है दोस्तों, कौन सी मृदा है? पीट मृदा। पीट मृदा। तो देखिए दोस्तों, जो पीट मृदा है इसका उपनाम है जैविक मृदा। क्या उपनाम है? जैविक मृदा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो पीट मृदा है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जो दलदली मृदा होती है, जैसा कि अपने तराई में देखा था जलोढ़ के वर्गीकरण में, जो यहाँ पे नीचे की तरफ दलदली मृदा थी, दलदली जलोढ़ मृदा थी वो तो, लेकिन वैसे जो दलदली मृदा होती है उसमें जो जैविक कण है उनकी अधिकता पाए जाने से किसका निर्माण होता है? पीट मृदा का। तो देखिए दोस्तों इसका निर्माण दलदली मृदा में जैविक कणों के मिलने से तो दोस्तों जो दलदली मृदा है इसमें जैविक कणों के मिलने से किसका निर्माण होता है? पीट मृदा का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो पीट मृदा है इसका विस्तार क्षेत्र। तो दोस्तों जो पीट मृदा है इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो है डेल्टाई प्रदेश। कौन से प्रदेश? डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश जिसमें आता है सुंदरवन डेल्टा, एक नंबर पर सुंदरवन डेल्टा, और दूसरा आता है दोस्तों कच्छ का रण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कच्छ का रण कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पीट मृदा है इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसकी विशेषताएं इसमें कुछ वन पाए जाते हैं। पहली मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है इसमें, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है दोस्तों, और इसमें कच्छ वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति, कच्छ वन और ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो मैंग्रोव वनस्पति है इसको दोस्तों जो मैंग्रोव वनस्पति है इसको जो हमारी पृथ्वी है उसकी क्या कहा गया है? किडनी। पृथ्वी की किडनी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की किडनी किसे कहा गया तो किसे कहा गया? मैंग्रोव वनस्पति को। और जो मैंग्रोव वनस्पति है वो क्या है? पृथ्वी की किडनी मानी जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, इसको नोट करके आप एक इस टॉपिक से अलग नोट में भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी की किडनी किसे माना जाता है? मैंग्रोव वनस्पति को, और मैंग्रोव वनस्पति को पृथ्वी की किडनी माना जाता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हो गई हमारी जो निर्माण के आधार पर 8 प्रकार की मृदाएं थी या मिट्टी हम बोल सकते हैं, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कुछ अन्य मृदाएं और राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है और कौन से एरिया में। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में अन्य मृदाएं हैं, अन्य मृदाओं के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम सर्वप्रथम जानते हैं कि गंगानगर, जो गंगानगर है उसमें दोस्तों 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, रेवरीना और साइरोजिक्स। गंगानगर में 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, रेवरीना और साइरोजिक्स। और जो रेवरीना है वो दोस्तों गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए
प्रसिद्ध या आप उपयोगी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो रेवरिना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए, या गेहूं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मृदा कौन सी पाई मानी जाती है? रेवरिना। और गंगानगर में कौन कौन सी पाई जाती है? रेवरिना और साइरोजिक्स। अब हम दोस्तों बात करते हैं बीकानेर की। तो दोस्तों जो बीकानेर है उसमें मृदा पाई जाती है जिसका नाम है जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए नागौर। नागौर, तो दोस्तों जो नागौर है उसमें पाई जाती है सीरोजम। सीरोजम। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसलमेर या बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर दोनों में एक मृदा पाई जाती है जिसका नाम है कैल्सी ब्राउन। क्या नाम है? कैल्सी ब्राउन। ठीक है दोस्तों, और हम 5 नंबर पर लास्ट मृदा की बात करते हैं जो पाई जाती है जयपुर व भरतपुर के आसपास। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है नॉन कैल्सी ब्राउन। ठीक है दोस्तों, तो गंगानगर में कौन सी मृदा पाई जाती है? रेवरिना और साइरोज मृदा पाई जाती है। और जो रेवरिना है वो गेहूं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी या गेहूं के लिए प्रसिद्ध फसल मृदा हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बीकानेर। तो दोस्तों जो बीकानेर है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जिप्सीफेरस। उसके बाद नागौर, तो नागौर में कौन सी पाई जाती है? सीरोजम। और जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है कैल्सी ब्राउन। और जो दोस्तों जयपुर और भरतपुर के आसपास के इलाके हैं उनमें कौन सी पाई जाती है? नॉन कैल्सी ब्राउन। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों जो हमारी राजस्थान की मृदाएं थी वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।